गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा बीए पार्ट सेकंड में जो ह्यूमन ज्योग्राफी है उसमें हमारे लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे मानव भूगोल के सिद्धांतों के बारे में। और मानव भूगोल के सिद्धांत में हमने क्रियाशीलता के सिद्धांत के बारे में बात करी थी अपने लास्ट लेक्चर में। आज हम मानव भूगोल के सेकंड जो सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी और प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप यानी कि पार्थिव एकता का सिद्धांत या अंतर संबंध का सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। तो संसार में विद्यमान सभी भौगोलिक तथ्य चाहे वो जड़ हो या चेतन हो, भौतिक हो या सांस्कृतिक हो, एक दूसरे से किसी न किसी रूप में संबंधित होते हैं और एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। यही इस सिद्धांत का एक तरह से हम कहें सार भी है। तो पार्थिव एकता एक शाश्वत, विश्वसनीय और सार्वभौमिक तथ्य है। जिस प्रकार ब्रह्मांड में मतलब विभिन्न जो नक्षत्र मौजूद हैं वो एक दूसरे की आकर्षण शक्तियों के कारण एक संतुलन बना के रहते हैं, एक संतुलित अवस्था में रहते हैं, ठीक उसी प्रकार भूतल के ऊपर भी विविध प्रकार के भौगोलिक तथ्य एक दूसरे से प्रभावित होते हैं और संबंधित होते हैं। भौगोलिक तथ्यों के अंतर्गत प्राकृतिक तथ्य यानी कि भौतिक तथ्य और मानवीय तथ्य यानी कि सांस्कृतिक तथ्य शामिल है। तो अंतर संबंध का ये जो सिद्धांत है, ये जिसे हम पार्थिव एकता का सिद्धांत भी कहते हैं, ये सिद्धांत यह प्रतिपादित करता है कि विश्व के किसी भी भौतिक या मानवीय तथ्य को एकाकी या स्वतंत्र नहीं माना जा सकता। ठीक है, एकाकी या स्वतंत्र भौतिक या मानवीय तथ्य का अस्तित्व ही संभव नहीं है, क्योंकि प्रत्येक तथ्य अनेक अन्य तथ्यों से संबंधित होता है, उन्हें प्रभावित करता है, उनसे प्रभावित होता है, नियंत्रित होता है। किसी भी तथ्य का स्वतंत्र या पृथक अस्तित्व जो है वो संभव ही नहीं है। पृथ्वी पर मौजूद प्रत्येक तथ्य अन्य तथ्यों को प्रभावित और नियंत्रित करते हैं तथा साथ ही स्वयं भी अन्य तथ्यों से, अन्य कारकों से नियंत्रित और प्रभावित होते हैं। इसी कारण हम किसी भी भौगोलिक कारक का विश्लेषण करते समय उन कारकों का अवश्य अध्ययन करते हैं जो उसको प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो संपूर्ण पृथ्वी एक इकाई है जिसके विभिन्न भाग आपस में या विभिन्न तथ्य आपस में एक दूसरे से संबंधित और नियंत्रित है। पूरी पृथ्वी पर एक समान भौतिक नियम क्रियाशील होते हैं। किसी प्राकृतिक प्रदेश के सभी भागों में सामान्यतः समान जलवायु, वनस्पति, मिट्टी आदि हमें देखने को मिलती है। विभिन्न प्रकार के भौगोलिक कारक जैसे चाहे भूमि की बनावट हो, जलवायु के तत्वों में शामिल है तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु, पाला, दाब, बादल आदि, या मिट्टी हो, वनस्पति हो, जीव जंतु हो, पेड़ पौधे आदि सभी एक दूसरे से अंतर संबंधित है एवं अपने जीवन निर्वाह हेतु वे परस्पर एक दूसरे पर निर्भर है और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के रूप में वनस्पति की उत्पत्ति में भूमि, जल, वायु, मिट्टी का योग होता है और मिट्टी निर्माण में भूमि, जल, वायु, वनस्पति का योग होता है। यानी कि मिट्टी जो है वो वनस्पति को भी प्रभावित करती है और स्वयं वनस्पति से प्रभावित भी होती है। इसीलिए मिट्टी का जो वर्गीकरण होता है वो वनस्पति के आधार पर किया जाता है। इसी प्रकार जलवायु भूमि की आकृति या का निर्माण करती है कि किस प्रकार की भूमि होगी, और भूमि की आकृति जो है वो जलवायु को भी प्रभावित करती है या निर्धारित करती है। तो जलवायु और वनस्पति भी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यानी कि जैसे अधिक वन के कारण तापमान कम होता है और आर्द्रता अधिक होती है। अर्थात सभी जो तथ्य हैं वो एक दूसरे से संबंधित है, संगठित है। प्रत्येक प्रदेश के जो जीवधारी होते हैं, जो वृक्ष, पेड़ पौधे हैं, जंतु हैं, मानव, सभी आपस में मिलकर ही वातावरण से अनुकूलन करते हैं और ये जो क्रिया है ये सहजीवन कहलाती है। यानी कि ये सब मिलकर एक साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं। विभिन्न भूगोलवेताओं के अगर हम विचार देखें पार्थिव एकता के सिद्धांत पर या अंतर संबंध के सिद्धांत पर, तो इनमें हम सबसे पहले बात करते हैं रेडजल की। रेडजल जो है ये एक जर्मन भूगोलवेता हुए हैं। इन्होंने अपनी बुक एंथ्रोपोजियोग्राफी में पार्थिव एकता के सिद्धांत पर बल दिया है। वे विश्व के सभी तत्वों को समष्टि रूप में देखते हैं, यानी कि सम्मिलित रूप में देखते हैं।
ठीक है। रेडजल का कहना है कि मानव भूगोल के दृश्य पार्थिव एकता से संबंधित हैं और केवल उसी के द्वारा ही वो समझाए जा सकते हैं। प्रत्येक स्थान पर भौगोलिक दृश्य वहां के वातावरण से संबंधित है और वातावरण जो है वो भौतिक दशाओं का ही योग है। रेडजल ने यह भी कहा कि भौगोलिक एकता के ऊपर जो रेडजल की विचारधारा है वो भौगोलिक एकता के ऊपर आधारित है। वे पार्थिव एकता के सिद्धांत को मानव भूगोल की आधारशिला मानते थे। रेडजल के अनुसार भूतल के ऊपर मानवीय क्रियाओं का अध्ययन भौगोलिक वातावरण के संदर्भ में किया जाता है। इसमें पृथ्वी के विभिन्न तत्वों के पारस्परिक संबंधों पर बल दिया जाता है, जिसमें कि भौगोलिक एकता के दर्शन जो है वो होते हैं। फिर अगर हम हम्बोल्ट की बात करें तो हम्बोल्ट के अनुसार किसी भी हम्बोल्ट ने अपनी बुक कॉस्मोस में बताया है कि पृथ्वी को एक जैविक और विभक्त इकाई है और उन्होंने लिखा है कि संपूर्ण पृथ्वी में एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक एक ही आत्मा व्याप्त है, एक ही जीवन है। पत्थर, पौधों, जानवर, यहाँ तक कि स्वयं मानव में भी वो प्रवेश किए भी मिलता है। बर्गहास जो हुए हैं उन्होंने अपनी बुक फिजिकल एटलस में जलवायु और वनस्पति के संबंध को बहुत अच्छे से समझाया है। इसी प्रकार ब्लाश जो हुए हैं भूगोलवेता, फ्रांसीसी भूगोलवेता है ये, इन्होंने सभी भौगोलिक उन्नति में प्रमुख विचार पार्थिव एकता के विचार को बताया है और मानव भूगोल के तत्व पार्थिव एकता से संबंधित है और केवल उसी के माध्यम से उसकी व्याख्या की जा सकती है। उन्होंने अपनी पुस्तक एजेंट में लिखा है कि एक देश के राजनीतिक मानचित्र का अध्ययन वहां के प्राकृतिक मानचित्र के साथ होता है। यह मानचित्र एक दूसरे को स्पष्ट करते हैं और इनके पूरक दूसरे मानचित्र रेखाचित्र होते हैं जो कि उस प्रदेश के भूविज्ञान, जलवायु, सांख्यिकी आदि से संबंधित होते हैं। अब अगर हम हंटिंगटन की बात करें तो हंटिंगटन जो कि अमेरिकी भूगोलवेता है, इन्होंने अपनी बुक प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में बताया है कि भौतिक दशाओं की अंतरक्रियाओं तथा मानवीय क्रियाओं पर पड़ने वाले उसके प्रभावों की उन्होंने अपनी बुक में व्याख्या की है और भौतिक वातावरण के सभी तथ्य एक दूसरे को प्रभावित होते हैं और मानवीय क्रियाकलापों पर प्रभाव डालते हैं। हंटिंगटन ने कहा कि मानव भी क्रियाशील होता है और वातावरण, पशु, वनस्पति पर वह प्रभाव डालता है। प्रकृति और मानव में गतिज संतुलन संबंध होता है। अब कुछ ऐसे उदाहरण भी हम दे सकते हैं जिनसे कि पार्थिव एकता का जो सिद्धांत है, अंतर संबंध का जो सिद्धांत है, इसकी पुष्टि हो सके। जिसमें अगर हम पर्वत और नदियों का उदाहरण लें तो पर्वत नदियों के उद्गम स्थल होती है और अतः पर्वत नदियों के जन्मदाता है। ठीक है, सभी वलित पर्वतों की उत्पत्ति भूसनतियों से होती है जिसमें कि नदियों ने वर्षों तक मलबे का जमाव किया है। मलबे के ही उत्थान से और उसमें मोड़ पड़ने से जो वलित पर्वत है उनका निर्माण हुआ है। ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पर्वत और नदियां दोनों ही के कारण एक दूसरे का अस्तित्व है। अब अगर हम वायुमंडलीय दशाओं की बात करें तो समस्त वायुमंडलीय दशाएं सूर्य तप से नियंत्रित होती हैं और परस्पर एक दूसरे से भी संबंधित होती हैं। तापमान में भिन्नता के कारण वायुदाब में भिन्नता उत्पन्न होती है जिससे वायुमंडलीय दशाएं जैसे कि हवाएं, आंधी, तूफान, चक्रवात आदि उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तापमान में कमी होने पर हिमपात, कोहरा, ओला, ओस आदि गिरते हैं और सूर्य तप के कारण ही वाष्पीकरण और वर्षा जो है वो भी संचालित होती है। अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल जलवायु और वनस्पति का लें तो भूमध्य रेखीय, मानसूनी, सवाना, शुष्क, रेगिस्तानी, टैगा, टुंड्रा आदि जो विभिन्न जलवायु प्रदेश हैं वहां की वनस्पति भिन्न भिन्न होती है। तो भूमध्य रेखीय भागों में उच्च तापमान मिलता है, उच्च आर्द्रता होती है, वर्षा अधिक होती है जिसके कारण भूमध्य रेखीय भागों में सघन ऊंचे वृक्ष मिलते हैं। जबकि शुष्कता के कारण जो मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं वहां पर हमें वनस्पति के रूप में कंटीली झाड़ियां मिलती हैं। ठीक है, तो अतः वनस्पति जो है वो जलवायु का ही परिणाम होती है और सघन व ऊंचे ऊंचे वृक्षों वाले जंगलों के निकटवर्ती भागों में आर्द्रता व वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है।
अतः वनस्पति और जलवायु एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल मनुष्य और पर्यावरण का लें, तो समस्त सांस्कृतिक तत्व विभिन्न प्राकृतिक तत्वों से संबंधित होते हैं। ठीक है। और मनुष्य जो है वो एक प्रमुख भौगोलिक कारक है जो कि प्राकृतिक तत्वों से स्वयं भी प्रभावित होता है, किंतु वो प्रकृति के नियंत्रण को एक मूक दर्शक बनकर स्वीकार नहीं करता, बल्कि वो अपने विवेक से, अपने कौशल से उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है, रूपांतरण करता है और नए सांस्कृतिक भूदृश्यों का निर्माण करता है। इस प्रकार प्रकृति और मानव जो हैं वो परस्पर बंधे हुए हैं, संबंधित हैं। मानव उपयोगी और अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों वाले भागों में मानव का विकास जो है वो अधिक हुआ है, जिसको कि हम नदी घाटी सभ्यता के द्वारा समझ सकते हैं कि नदी घाटियों में ही मानव सभ्यता का विकास हुआ। मानव जो जनसंख्या है वो उसका अधिक घनत्व भी हमें नदी घाटी वाले क्षेत्रों में मिलता है। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि ये जो अंतर संबंध का पार्थिव एकता का सिद्धांत है, ये स्पष्ट करता है कि संसार में जड़ हो चाहे चेतन, सभी तथ्य एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। स्वयं मानव या मनुष्य भी पर्यावरण का अभिन्न अंग है और समस्त भौगोलिक घटनाएं पृथ्वी की सार्वभौमिक एकता से संबंधित है। अतः किसी भी तथ्य का भौगोलिक अध्ययन स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता, बल्कि समन्वित रूप से ही किया जाना चाहिए। इसके साथ हमारा ये जो मानव भूगोल का सिद्धांत है, पार्थिव एकता का सिद्धांत या जिसे हम अंतर संबंध का सिद्धांत भी कहते हैं, ये खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मानव भूगोल के लास्ट जो सिद्धांत है उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। थैंक यू।